यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी तू नारायणी, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। गीतांश टीवी के सभी दर्शकों को गीतांश टीवी की ओर से नमस्कार। हम आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गढ़वा की पहली महिला फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अरुणिमा जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र को महिलाएं बहुत कम चुनती हैं या नहीं के बराबर चुनती हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले मैं आप सबों को नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि आपका सवाल रहा है कि मुझे इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो जब मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रही थी अपनी नीट के एग्ज़ाम्स के लिए, खैर उस समय AIPMT होती थी, ऑल इंडिया PMT होती थी, तो उसी टाइम मेरी एक फ्रेंड के हाथ का एक्चुअली उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ लेफ़्ट हैंड पूरा वर्क करना बंद कर दिया। हम लोग काफ़ी परेशान हुए, अब क्या करें, एग्ज़ाम्स हैं और हाथ काम नहीं कर रहा है, डिप्रेशन अलग चीज़ थी उस टाइम पे। तो हम लोग उसको डॉक्टर्स के पास दिखाया, उन्होंने कहा नहीं, इसे सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट ठीक कर सकता है। हम उस टाइम एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, 15 डेज़ के अंदर उसके हाथ की मूवमेंट वापस आ गई। उस टाइम मुझे इस ब्रांच के बारे में पता चला था और उस टाइम ही मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा बनूं। खैर वो एक मेल थेरेपिस्ट थे। उस टाइम ही मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए जो किसी ने नहीं करा है अभी। हमारे इधर क्षेत्र में थेरेपिस्ट को बहुत ज़्यादा अभी जानते भी नहीं हैं लोग, पर मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। तो फिर भगवान ने भी साथ दिया और CGPMT के थ्रू मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो लकली वहीं से इंस्पिरेशन थी मेरी कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। अच्छा, आपने इसके लिए बाहर से पढ़ाई भी करी होगी, तो हमारा जो गढ़वा क्षेत्र है यहाँ से जल्दी ज़्यादातर लोग अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। इसके बहुत से कारण हैं, अभी का बदलता वातावरण। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? जब मुझे भेजा गया था उस टाइम तो और ज़्यादा इश्यूज़ थे, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सबसे पहले कोटा भेजा ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूं और अच्छा कर सकूं। फिर जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो फुल्ली मुझे छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, तुम जो करोगी हमें तुम पे ट्रस्ट है। बाकी लोग कहते थे कि नहीं, शादी की एज हो गई है, अभी से क्या इतने दिन की पढ़ाई, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा और उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ और अपनी पूरी पढ़ाई करो, तुम्हें जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ाई करो। हालांकि उस बीच में मुझे बहुत सारे टेंशन, डिप्रेशन होता था क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड थी। सेम टू सिलेबस MBBS की तरह होता था और पढ़ाई करना, खुद के ऊपर पूरा डिपेंड करना, फैमिली नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, तो इश्यूज़ आए। बट हाँ, मेरे घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, तभी मैं वहाँ सर्वाइव कर पाई। तो बस यही था कि बाकी लोग भी अभी अपने बच्चों को नहीं भेजते, लड़कियों को अब तो भेजने भी लगे। उस टाइम तो और इश्यूज़ रहते थे, लेकिन फैमिली का सपोर्ट बहुत था मुझे। मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत ट्रस्ट करा। तो आपने इनको सुना, इन्होंने आज जो एक अलग तरह की उपलब्धि अपने क्षेत्र में हासिल की है, उसके पीछे इनके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग और हाथ है। तो इनका सीधा ये कहना है कि अगर आप अपनी बच्चियों पे भरोसा करते हैं, आप उनको सहयोग करते हैं, तो एक दिन वो डॉक्टर अरुणिमा की तरह ज़रूर अपने क्षेत्र में कुछ अलग और बड़ा करेंगी। और यदि विश्वास के साथ, उन पे हक के साथ आप उनका सहयोग करेंगे तो ये काम जल्दी होता है। अब आप हमें ये बताइए कि आपने विधिवत शिक्षा कहाँ कहाँ से ली और किन किन कठिनाइयों का आपने सामना किया? जी, मेरी शुरुआती स्कूलिंग जो थी वो यहीं आपके रहला आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल से हुई। वहाँ मैंने 10th 12th तक की पूरी पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने साल भर का ड्रॉप लिया था, मैं कोटा में रही। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ CGPMT के थ्रू, तो मैं रायपुर चली गई, रायपुर गवर्नमेंट कॉलेज से वहाँ किया। मेरे 4.5 साल का एक्चुअली बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी करा मैंने। फिर मास्टर्स के लिए मैंने संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा में अप्लाई करा था और एग्ज़ाम दिया तो क्लियर कर लिया। वहाँ से मैंने अपनी न्यूरो में, मतलब स्पेशलाइजेशन जो होता है मास्टर्स का, तो मैंने MPT न्यूरो में करा है, जिसकी अभी थीसिस कंप्लीट हुई है। तो मुझे डिग्री आने में थोड़ा सा वक्त है, पर ये मेरी जर्नी रही। अब स्ट्रगल की बात करें तो हाँ, स्ट्रगल तो बहुत रहा, क्योंकि पहले तो इस फील्ड को चुनना, उसके बाद एक तो लोग जागरूक नहीं हैं अभी थेरेपीज़ को लेके। उनके लिए योग और थेरेपी थोड़ा सिमिलर सा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है।
और अगर मैं कहूँ तो डिफ़िकल्टीज़ तो आप बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो डिफ़िकल्टीज़ और भी तरह की आती हैं। हर टाइम कॉलेज से जब भी आपको कॉलेज जाना है, फिर हॉस्टल वापस आना, फिर उसके बाद आपकी पोस्टिंग लगती है, कभी मॉर्निंग कभी नाइट शिफ्ट, तो वहाँ अलग अलग टाइप के पेशेंट्स को देखना, साथ में उनके साथ कोप करना, उन्हें समझाना चीज़ों को, वो सब बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। और शुरू में हमें खुद नहीं पता होता है कि इसे हमें कैसे करना है, तो उसमें हमें बहुत दिक्कत आती थी कि कोई सीनियर नहीं रहता था, खुद पे छोड़ दिया जाता था कि नहीं तुम लोग अब देखो। वैसे में हम लोगों को उतना आइडिया नहीं रहता था कैसे पेशेंट्स को समझाना है, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी गुस्सा करते हैं, उन्हें हल्का सा भी लगता, दर्द होता। क्योंकि थेरेपी क्या है ना, एक्चुअली ये पूरा डिफरेंट स्कोप है। इसमें आपको मशीन्स भी मिलती हैं और आपको मैनुअली वर्क भी करना होता है, मतलब हाथों की मदद के साथ साथ आपको मशीन्स पे भी डिपेंड करना पड़ता है। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग मशीन्स होती हैं। करंट के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें कभी भी करंट ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा सा भी पेशेंट को ज़्यादा लगा कम लगा, वो एक इशू बन जाता था। तो ये सब भी एक प्रॉब्लम्स उस टाइम के लिए मेरे लिए रही हैं। बाकी ऐसे बाहर रह के खाना पीना तो एक दूसरी ही समस्या है जो हर लड़की या लड़का जो भी बाहर रहता है हॉस्टल का रह के खाना, तो वो सबके लिए है। सेम यही सब चीज़ें थी, प्रॉब्लम हुई मुझे भी। खैर फैमिलीज़ के पास आना जाना लगा रहा, तो थोड़ा सा ये था कि माइंड स्टेबल रहता था कि चलो घर तो आ सकते हैं कम से कम। यही सी इश्यूज़ थी। तो ये तो आपने बताया कि कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे अपने आप को इस मुकाम तक लाया। अब आपको आगे क्या लगता है कि इस क्षेत्र को आपने एक नई चीज़ देने का प्रयास किया है यहाँ जो नहीं था, और ख़ासकर महिलाओं के लिए, चूँकि महिलाओं को ऐसी दिक्कतें आती हैं कि हर चीज़ के लिए वो पुरुष के पास नहीं जा सकती, मेल डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। तो आपने एक तरह से गढ़वा के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि गढ़वा से वो आउटपुट आपको मिलेगा? उम्मीद है कि मुझे मिलेगा, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ थेरेपिस्ट वैसे भी कम हैं और जो है वो मेल हैं। तो फीमेल्स को जो इशू आती हैं वो उनको डायरेक्टली समझाना भी उनके लिए मुश्किल होता है। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स, जैसे कि अब टेल बोन में पेन है, बिल्कुल बैक की लास्ट बोन में पेन है, आप उसके लिए एक मेल थेरेपिस्ट के पास जनरली नहीं जाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ ये भी है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं, और वो चाहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आए लड़कियों को, माँओं को, बेटियों को, तो वो महिला के पास जाए, महिला हैंडल करे। तो आप पढ़ने नहीं दोगे तो वो कहाँ से होगा। अच्छा, ये भी सच है कि ऐसे कंडीशंस में कई बार कुछ ऊंच नीच, ऊपर नीचे प्रॉब्लम सबके साथ नहीं होता है, ये सारे डॉक्टर्स वैसे नहीं होते, बट फिर भी ऐसा होता है। कई बार फीमेल्स के साथ गलत हो जाता है ऐसे में। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए। अब रही बात तो महिला के आउटपुट की, तो उम्मीद है कि यहाँ भी मुझे वैसा मिलेगा जैसा शुरुआत है। अभी तो सब चीज़ के लिए थोड़ा समय लगता है, शुरुआती स्ट्रगल तो खैर सबके साथ रहता है। लोगों को मेन है अभी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फील्ड सिर्फ इतने पे ही सीमित नहीं होती। आज के समय में हम लोग क्या अपनी बीमारियां छिपाते हैं, या बच्चों को ही, छोटी बच्चों को जो समस्याएं होती हैं उनको छिपाते हैं। जैसे बच्चे मानसिक विकलांग होते हैं जो, या फिर शारीरिक विकलांग भी जो हैं, उन सब चीज़ों को पेरेंट्स क्या करते हैं, छिपा के रखते हैं, शुरुआती दौर में बताना नहीं चाहते कि उनका नाम ख़राब होगा, ये वो। लेकिन इन सब चीज़ों में भी थेरेपी बहुत यूज़फुल है, और मैंने खुद भी ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया है। मतलब साल 1.5 साल के बच्चे जो बैठ नहीं पाते हैं, उनको भी मैंने बैठना शुरू कराया 15 डेज़ के अंदर। तो ये सब चीज़ें उनको बतानी होगी हमें। जब आप किसी भी चीज़ को, फील्ड को बड़ा करके लोगों को समझाओगे जितना ज़्यादा, वो धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में समझते जाएंगे। जब वो समझेंगे तो ज़रूर आएंगे, और एक ये शर्म और डर को हटाएंगे तो भी पक्का से आएंगे। ये तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास शर्म करेंगे तो बीमारियों से मरना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अभी आपने कहा कि शारीरिक जो विकलांग होते हैं, अंग से जो विकलांग होते हैं, वो लोग समझते हैं, लेकिन एक आपने मानसिक विकलांग की भी बात की जो फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक की जाती है, तो उस पर थोड़ा सा आप उसको समझाइए। जी, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी एक कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, और वैसे कंडीशंस में बच्चे क्या होते हैं,
जैसे नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ होती है, जो विकास होता है, एक समय पे बैठना, जैसे 3 महीना हुआ वो गुड़रता है हमारी भाषा में, आम भाषा में, तो वो वैसा करता है। लेकिन वैसे बच्चे उन सब में डिलेड रहते हैं, मतलब लेट से सीखते हैं। या कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ बेड पे रहते हैं, एकदम ऐसा लगेगा जैसे बच्चा पैरालाइज्ड है। लेकिन वैसे कंडीशन में उनको हम, और वो उनकी समझने की क्षमता जो होती है बाकी बच्चों के अपेक्षा बहुत कम होती है। तो ऐसे बच्चों में भी फिजियोथेरेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको बिठाना, उनको चलाना, उनको नॉर्मल लाइफ देना, इतना कि वो खुद का काम कर सकें। आप उन्हें बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकते हो कि वो अपना काम, जो डेली पर्पस, डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो करना शुरू कर जाते हैं। तो ये उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है फिजियो। तो इस चीज़ को इनिशिएट करना, यही है मानसिक विकलांगता, जो मैंने कहा आपको सेरेब्रल पाल्सी, उसका एक एग्जाम्पल है एक तरह से। इन्हें अभी विजय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है और इनको सम्मानित करने वाले गढ़वा के सिविल सर्जन थे। उन्होंने भी इन पे गर्व करते हुए कहा कि महिलाएं इस क्षेत्र को बहुत कम चुनती हैं और इन्होंने गढ़वा जैसे क्षेत्र में इस फील्ड को चुना, तो हमारे गढ़वा के लिए बहुत गर्व की बात है और हमें इनको सहयोग भी करना चाहिए। अच्छा अरुणिमा जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फिजियोथेरेपी केवल चोट लगने पर या फिर कभी कभी मानसिक तनाव में काम आता है या फिर इसकी और भी उपयोगिताएं हैं, उस पर थोड़ा विस्तार से हमें बताइए आप। ज़रूर अंजलि, ऐसा है कि ये सिर्फ नॉर्मल चोट लगने या मोच लगने पे ही नहीं, अभी हर फील्ड में फिजियो की आवश्यकता है। स्पोर्ट्स इंजरी, आपने चोट मोच जैसा कि कहा ही, ठीक है। दूसरी चीज़, आप न्यूरो की कंडीशन, जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन करा है, उसमें कर सकते हैं। कार्डियक, अब इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताते जाऊँगी। प्लस गायनिक केसेस में, गायनिकोलॉजिकल केसेस में, पीडियाट्रिक केसेस में, इन सबों में आज फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। अब कैसे है वो आपको हम समझाते हैं। जैसे जिन्हें ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ़ की समस्या होती है, या COPD यानी कि एक प्रकार का वो लंग्स का डिजीज़ है, उसमें सांस जो है वो हमारे फेफड़े पूरी तरह से भर नहीं पाते हैं, वैसे कंडीशंस में भी फिजियो का रोल है। वहाँ पे हम उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, अलग अलग थेरेपीज़ देते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपीज़ जिसको हम कहते हैं। साथ में अब अगर गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस देखें तो वहाँ पे पोस्ट ऑप यानी डिलीवरी की, अगर ऑपरेशन से भी है तो उससे पहले भी नॉर्मल डिलीवरीज़ में आजकल इसका बहुत अच्छा रोल चल रहा है। एक्सरसाइजेस के माध्यम से नॉर्मल डिलीवरीज़ को इनिशिएट किया जा रहा है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, गुजरात में एक हॉस्पिटल है जो 51% केसेस को इंक्रीज़ कर चुका है नॉर्मल डिलीवरी में, सिर्फ फिजियोथेरेपी के माध्यम से। इसमें एक पिलाटे टेक्निक होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर ICU में पेशेंट्स हैं तो वैसे में भी हम फिजियोथेरेपी देते हैं। वहाँ पे कैसी फिजियोथेरेपी रहेगा, तो काफ़ी लंबे समय पे बेड पे रहने की वजह से चेस्ट में कंजेशन होना, क्योंकि ICU पूरी तरह से वातानुकूलित रहता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, तो मरीजों को क्या होता है कि सांस लेने की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है, चेस्ट में थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे कंडीशन में भी हम चेस्ट फिजियो देते हैं, प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं ICU पेशेंट्स को। अच्छा, प्री ऑप भी और पोस्ट ऑप, यानी ऑपरेशन से पहले भी, ऑपरेशन के बाद भी फिजियोथेरेपी बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसा करने से क्या होता है कि अगर हम प्री ऑप कर रहे हैं यानी ऑपरेशन से पहले हम फिजियोथेरेपी कर रहे हैं किसी पेशेंट की, तो वैसे कंडीशन में मसल्स को हमने स्ट्रेंथन किया, मतलब उसे ताकत प्रोवाइड की, ताकि जब ऑपरेशन हो जाए उसके बाद उसको चलने में आसानी हो, या फिर जहाँ की भी सर्जरी हो, तो उस मसल्स को थोड़ा सा ताकत पहले से हमने ऐसा प्रोवाइड कर दिया है कि वो जल्दी कोप करता है। और ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है कि पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं जिनकी हमने प्री ऑप थेरेपीज़ दी होती है। पोस्ट ऑप में भी हम उन्हें जल्दी से जल्दी उनके खुद के पैरों पे लाने के लिए हम गेट ट्रेनिंग यानी चलना सिखाना और बहुत सारे तरीके की थेरेपीज़ देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करता है। पीडियाट्रिक केसेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बच्चों में किस तरह से कर सकते हैं। यही सारी अभी और नई नई टेक्निक्स, ये लाइन क्या है, ये थेरेपीज़ जो है रोज़ सीखने की हैं। इसमें आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया मॉडिफिकेशन आता जा रहा है, आपको हमेशा इसमें अप टू डेट रहना पड़ेगा। यहाँ पे इतना कुछ सीखने को है कि आप अगर सोचेंगे कि मैंने सिर्फ न्यूरो करके पढ़ लिया, तो नहीं, अभी इसमें बहुत कुछ है जो मुझे भी नहीं आता, अभी मुझे भी सीखना है। तो वैसे ही टेक्निक्स इसमें बहुत हैं और थेरेपीज़ इसी तरह से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हर चीज़ में।
तो आपने देखा कि बहुत तरह के इलाज जो हैं उससे पहले उसके बाद ये थेरेपी हमारे शरीर की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑपरेशन जो होता है, तो ऑपरेशन साधारण तरीके से कर दीजिए तो मरीज़ बहुत दिनों तक बेड पे रहता है। तो अगर वो थेरेपी उसकी होती है तो वो जल्दी बेड से उठने के लिए काबिल हो जाता है, तो हमारा समय बचता है, हमारी सेहत जल्दी ठीक होती है। तो अरुणिमा जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने कहीं सेवा देने शुरू की है या फिर देने वाली हैं? जी, अभी मैंने ऐसा शुरू कर दिया है, अपने घर से ही शुरुआत की है इसकी, जो कि मेन रोड टंडवा में है, ठीक है। और जैसा रहा आप सबों का सहयोग और साथ, तो इसे बड़े स्तर पे और अच्छा करने की मैं भी कोशिश कर रही हूँ और चाहूँगी कि आप लोग सहयोग दें ताकि ये और बड़े स्तर पे हो। जो समस्याएं आ रही हैं उनका अच्छे से समाधान मैं कर सकूँ। जी बिल्कुल, हम और हमारी जनता जो है, हमारे जो दर्शक हैं, आपका सहयोग बिल्कुल करेंगे क्योंकि आप एक बहुत अच्छे क्षेत्र में पहल कर रही हैं। इनके भविष्य के लिए आपने ये फील्ड चुना है। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? बच्चियों को, उनके अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे भी गार्जियन, पेरेंट्स सब डरते हैं और डरने वाला आज का समाज, थोड़ा सा समय ऐसा हो गया है, परंतु डरिए मत। आज भी लड़कियां बाहर निकल के बहुत कुछ कर रही हैं, सिर्फ यही फील्ड नहीं, अलग अलग फील्ड्स में, पायलट से लेके आज विमान चलाना, कुछ भी ऐसा उनके लिए असंभव नहीं रहा है। थोड़ा सा आप भी भरोसा करें और अपनी बेटियों को थोड़ा फ्रीडम दें। भरोसा करके छोड़िए, कुछ गलत नहीं होगा। और ना लड़कियां इतनी नासमझ हैं कि हमेशा गलत रास्ता ही चुनें, तो उन पे थोड़ा सा अपना भरोसा करें और उनको भी आगे छोड़ें ताकि वो अच्छा कर सकें। तो आप अपनी बच्चियों पे भरोसा करें और बच्चियों को भी चाहिए कि जिस भरोसे के साथ गार्जियन उनको भेज रहा है, तो भले वो समाज की बातों की चिंता कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, पर वो अपने माँ बाप को ईश्वर के सामने कभी शर्मिंदा ना होने दें, इस बात का उनको ख्याल रखना चाहिए। तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। संभवतः हमारी अरुणिमा जी का यही कहना है। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। गुप्ता IT सॉल्यूशन, BP प्लाजा के बगल में, मेन रोड गढ़वा। यहाँ मिलता है सभी कंपनियों का सेकंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ और मूल्य बिल्कुल आपकी बजट में। साथ ही यहाँ लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है। तो देर ना करें, अगर आपको भी है सेकंड हैंड लैपटॉप लेना, वो भी अच्छा कंडीशन में, जांचा परखा हुआ वारंटी के साथ, तो अभी संपर्क करें। गुप्ता IT सॉल्यूशन, BP प्लाजा के बगल में, मेन रोड गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।